हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपका जो लेक्चर है वो साइंस का लेक्चर नंबर 10, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आपको बेहतर तरीके से आई होंगी। जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, जिससे आपको कोई बेनिफिट होगा, आपके वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको तुरंत हमारी तरफ से दे दिए जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान प्रश्न नंबर 1, ठीक है, वो भी जबरदस्त तरीके से। आइए इधर आ जाइए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, हालांकि ये जीएस का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जीएस के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था यूरेनियम के, आपको पता है दो आइसोटोप बड़े फेमस है। कौन से? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 298। ये याद रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, इसका और क्या होता है? अगर यूरेनियम की और की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये होता है पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम लोग येलो केक के रूप में बोला जाता है। इसके जो और है यहाँ लिख लो, और इसका पिच ब्लेंड है और इसको येलो केक के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं रानीगंज, तो आपको पता है कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, कोयला। लेकिन ये है कहाँ? ये कोयला का है, वो है किधर? बात ये है, रानीगंज कोयला है किधर? सर ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलो ये हो गया। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में इसे छत्तीसगढ़ का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसी कोरबा को कहा जाता है, ठीक है। आइए, पन्ना आपको पता है, जो हीरे की खान कहते हैं ना, पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। पन्ना में आपके रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब बात आती है कि सर जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ है? ये मुद्दा है। ये आपके पड़ता है झारखंड में, ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। और यूरेनियम के लिए एक और आपने नाम सुना होगा, थोरियम। एक और नाम सुना होगा, थोरियम, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? आपके केरल कोस्ट में, ठीक है, केरला कोस्ट में मिलता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, कहाँ से प्रसिद्ध होता है ये? पाया कहाँ जा सकता है? मोनाजाइट सैंड इसका ओर माना जाता है। इसका जो ओर है ये मोनाजाइट सैंड से माना जाता है, थोरियम का। तो ये आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होती है। बताइए, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण आपको देखने को मिलता है। बताइए। तो भाई, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण आपको देखने को मिलता है। बताइए। चलिए देखते हैं। भाई बेरी बेरी, सबसे बड़ा फेमस इसका एक और उदाहरण है, पॉलिश किए हुए, पॉलिश किए हुए चावल को खाने से ये होता है, ठीक है। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। इससे सर B1, B1 का नाम क्या है? ठीक है, थायामीन कहते हैं इसे, ठीक है। विटामिन ए ये क्या होता है? ये रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल होता है, ये कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये भी लिख लो, पूछा जाता है क्वेश्चन। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ठीक है, उपधातु पूछा गया है, ठीक है। दो, ठीक है, दो चीज समझिएगा। एक होते हैं धातु, एक होता है अधातु,
और इन दोनों के जो बीच का करेक्टर होता है वो होता है उपधातु। ठीक है, इसका मतलब है ये होते हैं मेटल्स, ये होते हैं मेटल्स, ये होते हैं नॉन मेटल्स, और ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके किसके बीच की होती है? ये मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की, मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है ये ध्यान दीजिएगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच की ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उपधातु सीसा तो नहीं, ठीक है, ब्रोमीन है ये तो नॉन मेटल आपको देखने को मिलता है, सीसा नॉन मेटल। ठीक है, सोना ये मेटल हो जाता है आपका, सिलिकन। ठीक है, आपको पता है गैलियम, आर्सेनिक, ठीक है, और अगर हम बात करें सिलिकन, ये सब क्या है? ये सब आपके आते हैं मेटलॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। सिलिकॉन ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो चिप इंडस्ट्रीज में, ठीक है, चिप इंडस्ट्रीज में यही यूज होता है, या आप कह सकते हैं इसे किसमें? आप कह सकते हैं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितने ये भी याद रखो जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें भी तो यही यूज करते हो, जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें भी यही यूज करते हैं आप। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? पूछा गया है ए बायोटिक, ए बायोटिक नहीं है। ए बायोटिक नहीं है का मतलब बायोटिक बताना है। ए बायोटिक मतलब जिसमें कोई भी आपके कहते हैं ना क्या कहते हैं, जैसे एक होता है कि जीवित जिसे हम कहते हैं जैविक, एक होता है मृत जिसे हम कहते हैं अजैविक। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा ए बायोटिक है, सॉरी ए बायोटिक नहीं है। पहले देख लेते हैं, जल क्या है? ये ए बायोटिक है। सूर्य का प्रकाश ये ए बायोटिक है। मृदा ये ए बायोटिक है। लेकिन हरा पौधा क्या है? ये बायोटिक है। ये क्या है? ये बायोटिक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? बायोटिक का उदाहरण आपके सामने देखने को मिल गया। कोई दिक्कत है बताइए, बताइएगा किसी कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन को बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, आइए। सौर मंडल सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत का वैज्ञानिक किस मिशन को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे, इसका उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और ये सभी दे देंगे। ठीक है, कि लगभग 7 साल का ये मिशन है। ठीक है, 7 साल में ये मिशन पूरा होगा लगभग। तो आप बताइए ये कौन सा मिशन हो सकता है? बहुत फेमस मिशन है ये सर, आदित्य L1। ये आदित्य का ही क्या है, ये एक्सपेंशन है, आदित्य L1। ठीक है, ये याद रखिएगा, आदित्य L1 याद रखना। 7 साल का लगभग ये मिशन है। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या किया गया है? पूछा गया है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन या आपके अमोनिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि प्लास्टिक का किसका उपयोग किया गया है। प्लास्टिक आपको पता है कि जब हम इथेन लगाएंगे, इथेन की जब हम यूनिट बनाएंगे, इथेन की बहुत सारी यूनिट बनाएंगे इथेन की, ठीक है, तो पॉलीथीन बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। तो इथीन की जब हम बहुत सारी यूनिट लगाना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा? ये मोनोमर का काम करेगा, ये मोनोमर का काम करेगा और क्या बनाएगा? पॉलीथीन का निर्माण करेगा। तो भैया क्या हुआ, किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिए एथिलीन। ठीक है, एथिलीन को ही आप क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। ठीक है, एथिलीन। क्लियर? तो कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, आप अमोनिया यहाँ देख रहे हैं। अमोनिया क्या होता है ना, आपके शरीर में जो अमोनिया होता है वो जब आपके लंग्स में ही CO2 के साथ मिलता है तो यूरिया बनाता है। यूरिया का मतलब NH2CO
NH2 का निर्माण करता है। किसका किसका? NH2, CONH2 का निर्माण करता है। ठीक है, अमोनिया CO2 के साथ जुड़ेगा तो यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? बताइए। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? बताइए। भारत में निर्मित जो है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, ये बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए जल्दी से। बताइए भाई। बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन इसका जवाब? देखो, ये आप सुने होंगे, हमेशा सुने होंगे कि सर, हमेशा जो है हम सुनते हैं सर, ये एक अप्सरा नाम है उसका। अब कहोगे सर अप्सरा तो दूसरा होता है। तो भाई, अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि सर ये अप्सरा तो दूसरा होता है, सर हमने सुना था अप्सरा आएगी। हाँ, तो याद रखिएगा, जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है, ये याद रखिएगा, ये अप्सरा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे याद रख लो, सर अप्सरा आएगी, ये दिमाग में आपके सेट रहेगा। जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है वो अप्सरा है। और अप्सरे की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे स्थित है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा अप्सरा। और अप्सरा कहाँ पे देखने को मिलता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा अप्सरा। ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के 3 नियम थे। ठीक है, तो बताइए। अगर हम बात करें संवेग का नियम कौन सा था? सेकंड लॉ कहता है ये। ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया की बात जब भी करेंगे, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया की बात जब भी हम करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये थर्ड लॉ कहा जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे क्या कहते हैं, प्रथम नियम की, तो जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, और या कोई वस्तु मूविंग अवस्था में है, ठीक है, गति अवस्था में, तो वो अपनी ही अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल हम न लगाए। ये बेसिकली ये नियम कहता है। ठीक है, आइए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए सारे को समझा देते। टार्टेरिक, ये इमली और अंगूर में भी आपको दिखता है। एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है, ये सिरका में। लैक्टिक एसिड किसमें? दूध में। मिथेनोइक एसिड किसमें? तो याद रखिएगा, जो मिथेनोइक एसिड होता है वो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक मतलब HCOOH। ओइक मतलब हमेशा आपके क्या, अगर ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा ग्रुप होगा, तो याद रखिएगा सर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप इसमें आपका विद्यमान होगा, जिसे हम कहते हैं ओइक ग्रुप के नाम से जान देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट याद रखिए। अच्छा, कुछ और याद रख लीजिए, जैसे मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाएगा? सेब में। ठीक है। ब्यूटीरिक एसिड किस में पाया जाएगा? मक्खन में। ठीक है, ये कुछ याद रख लीजिएगा, मक्खन में पाया जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आइए। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन से हैं? कौन से ऐसे ऊतक है जो वसा अपने साथ, जो वसा स्टोर करते हैं? तो आपको पता होगा, हमारे बॉडी के जो ये हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वसा संचायक ऊतक होती हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू होती हैं, जो क्या होती हैं, जो हमारे फैट को, जो स्किन के नीचे फैट को क्या करती हैं, आपके स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, जो ठंडी में आपको उसका एहसास कम होने देता है, ये सब क्या है? ये एडिपोज टिश्यू का ही
काम होता है। कहीं लिखा है क्या एडिपोज टिश्यू? यहाँ देखिए लिखा है, एडिपोज टिश्यू का ये कार्य है। ठीक है, आपकी जो स्किन की लेयर और बाकी जो लेयर होती है, ठीक है, स्किन की लेयर ये आपके इसी की होती है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की होती है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें गैप कम होता है, एपिथेलियल में गैप कम होता है, इसलिए जितने भी ये बाहरी आवरण, ऐसे लिख लो, जितने भी आपको ये बाहरी आवरण दिखेंगे, ठीक है, बाहरी आवरण जितने भी होंगे वो इसी के होंगे। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कौन सी नोबल गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस है, ये बताइएगा, नोबल गैस इनमें से कौन सी है। ठीक है, नोबल गैस क्या होता है, जो 18वें ग्रुप में होते हैं, जिनकी वैलेंसी या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, और रेडॉन। तो ये होते हैं आपके क्या, नोबल गैसेस माने जाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्गन, हाँ बिल्कुल, यही आपका नोबल गैस कहलाएगा, यही नोबल गैस कहलाएगा, यही आपका आंसर हो गया। फ्लोरीन क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा इसी की होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इसी की होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, आइए, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, ये भी पॉइंट देखते हैं। हम ये जानते हैं C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, जब ये टूटता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और खासकर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या बनाता है, 2 पायरुविक बनाते हैं। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, मतलब C3H6O3 कितने सर, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, C3H6O3, ये 2 हमारा क्या बनाता है, ये 2 पायरुविक एसिड, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किस में बन रहा है सर, ये पायरुविक एसिड में बन रहा है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में याद रखिएगा 70%, 70% इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होता है, 70% के लगभग इसमें वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, सीधे क्वेश्चन आता है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे, बताइएगा जल्दी फटाक से। सीवी रमन जी के इसी दिन इनको एक क्या मिला था, रमन इफेक्ट पे पुरस्कार दिया गया था, या ऐसे कह लो पुरस्कार नहीं अच्छा लगेगा, कह दो रमन इफेक्ट की खोज की थी, और इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कॉनकेव, हमेशा कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, चाहे आप सर्च लाइट होती है जो, ठीक है, देखते हो पुलिस वाले एक सर्च लाइट रखे रहते हैं, या आपके कार हेडलाइट जो होती हैं, ठीक है, कार की जो हेडलाइट होती हैं उसमें भी यही आपको देखने को मिलेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ये क्या करता है, सारे लाइट्स को लेके एक ही तरफ फोकस कर देता है। ठीक है, चलिए।
अच्छा, सोलर कुकर जो होता है ना, वो भी इसी इसी फेनोमेना पे यूज होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए यूज किया जाता है? बताओ, कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज किया जाता है? चलो हिंट दे दे। खोज इसके बोस एक हैं, उन्होंने की थी, बताइए। एक बोस है, उन्होंने किया था, कौन किया था बताओ? बताओ। चलिए, तो याद रखिएगा, आपको एक नाम पता होगा, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी। तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं इसे। बोलोमीटर, जो आप मीटर से मापते हो थर्मल टेम्परेचर, वो बोलोमीटर से मापते हो, ठीक है, याद रखिएगा। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ज़्यादातर इसमें CO2 और मीथेन यूज होता है। मीथेन के बारे में बता रखा हूँ, इसे हम कहते हैं मार्स गैस कहते हैं। इसे मार्स गैस कहते हैं। ये बेसिकली आपके दलदली भूमि, ठीक है, धान के खेत, कोयले की खान, पशुओं के जुगाली से ये प्राप्त होती है। तो ये याद रखिएगा, ये मार्स गैस इसे कहा जाता है, ठीक है। आइए। ऐसी ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस में से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, और इसे मास्टर ग्रंथि। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था, हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठी जैसी लटकी होती है, ठीक है। तो अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात बोले तो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि वो कैसी होती है, वो चावल के दाने इतनी बड़ी होती है। और जो हमारी पिट्यूटरी, तो मटर के दाने की बड़ी होती है। जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाने से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि जब मास्टर ग्रंथि की बात आती है तो कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ये कुछ प्रकार के आपको, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो, ग्रोथ हार्मोन यही निकालता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यही निकालता है, ऑक्सीटोसिन यही निकालता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, प्रोलेक्टिन यही निकालता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। अग्नाशय का आपको पता, सबसे फेमस बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल आपका इंसुलिन निकालता है, ठीक है। अधिवृक्क क्या करता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं 3F ग्लैंड के नाम से भी बोल देते हैं, या 4S ग्लैंड भी इसे बोल देते हैं। थायराइड आपका थायरॉक्सिन निकालता है, ठीक है, थायराइड आपका थायरॉक्सिन निकालता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वड़क है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है? मतलब किसमें, मानव रक्त की बात पूछ दिया, मानव रक्त में एक ही वर्णक होता है, ठीक है, मानव रक्त में एक ही वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। वो कौन सा होता है? तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके चाहे देखो, अब ये पूछा जाता है कि जैसे हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है, जो आपके मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, इन दोनों में क्या होता है सेंट्रल एटम? पूछा जाता है इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, आप बताएंगे आयरन होता है, Fe2+, जिसे हम कहते हैं फेरस के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, इसे फेरस के नाम से जानते हैं, Fe2+ के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, अब पूछा था किस में हीमोग्लोबिन जो है उसके उसमें बॉडी में ही घुला रहता है, उसके जो है वाइट ब्लड सेल्स में घुला रहता है, तो कॉकरोच लगा दे, ठीक है, क्लियर। चलिए, मानव के आमाशय, जिसे स्टमक कहते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, ये कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, बताइए। तो याद रखिएगा, ऑक्जेंटिक सेलेक होता है, ठीक है,
पेट में ही एक ऑक्जिंटिक सेल होता है, ठीक है, ऑक्जिंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जिंटिक सेल, और ये क्या निकालता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। ये याद रखिएगा, जो आपके पेट का पीएच लगभग 1.5 से 2 रखने में कारगर होता है, बैक्टीरिया को मारने का भी कार्य करता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो भोजन आगे जाता है उसको जो बाइल जूस होता है वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि बाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। साइट्रिक विटामिन सी में पाया जाता है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब इसको याद रख लो, ऐसे भी H2SO4 कहते हैं, ठीक है। इसको एक पॉइंट याद रख लेना, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है इसे, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ये आपके बैटरीज में यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड इन बैटरीज, ठीक है। आइए, लैक्टिक आपको पता है दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है, देखते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है, एवीकल्चर पक्षी पालन ये भी सही है, विटीकल्चर अंगूर, ठीक है, अंगूर क्या है, ठीक है। आइए, सेरीकल्चर रेशम पालन, चारों के चारों सही है, तो सभी सही है। ये क्या है, ये सभी के सभी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चलो भैया बताओ, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन इनका नाम है, विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि जैव विकास इवोल्यूशन का सिद्धांत लैमार्क, ये तो बिल्कुल सही है। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं वो लैमार्क ने दिया था, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक। आइए, किस जीव का रक्त सफेद होता है, बताइए भैया, किस जीव का रक्त सफेद होता है, ठीक है, बताइए किसका जीव का जो रक्त होता है वो सफेद होता है। इसमें ये याद रख लेना, 13 चैम्बर, 13 कोष्ठक होते हैं, हार्ट के 13 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, ये तिल चट्टा है, ये तिल चट्टा है, कॉकरोच जिसे कहते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है, कौन सा, ये बताइए। देखो, आलू हमें पता है, आलू क्या होता है, आलू एक तना होता है, ठीक है, उसी तने को आप खाते हो, ठीक है। हल्दी क्या होता है, हल्दी एक तना होता है, वो अलग बात है कि ये राइजोम से प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, तना। अदरक एक तना होता है, ये भी याद रखिएगा, अदरक भी एक तना होता है, ठीक है। आलू, हल्दी, अदरक, ये सभी तना तना ही इसका खाते हो आप, ठीक है। तो क्या हुआ, आलू गलत है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज विकसित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भैया, सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। तो सल्फोनिक मत लगा देना कभी भी, ये काट दो यहाँ पे, एमिनो नहीं होगा, कार्बोनिक नहीं होगा, सल्फेनिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सल्फोनिक हम देखते ई अच्छा है, कहते अच्छा अच्छा ई लगा दो, तो वहीं पे फंस जाओगे। सल्फेनिक नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। सल्फेनिक होता है, सल्फोनिक नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ओ नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बोनिक अम्ल आपको पता है, ये खासकर कब यूज करते हो आप, जब आप कार्बोनेटेड वाटर का यूज करते हो तो आप इसी का यूज करते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बनाना हो कुछ भी तो ये इसका यूज करते हो। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, बताइए। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, बताओ, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, बताओ भाई जल्दी से।
बताइएगा। देखो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब हम कहते हैं जो प्रोड्यूसर होंगे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, फिर कंज्यूमर। पहला तो क्या होगा, प्रोड्यूसर जो होगा वही तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आएगा। प्रोड्यूसर कौन है, हरित पादप, जिसे हम कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे आएंगे, मतलब आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। ठीक है, आइए। और जो सर्वभक्षी है वो तो सब में आएगा। ठीक है, आइए, वो तो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सेब एंथोसाइनिन, गाजर कैरोटीन, टमाटर लाइकोपीन। ठीक है, चुकंदर, यहाँ पे भी ये कर दो थोड़ा सा, यहाँ पे एक एरर है, अब सही है, लो बताओ। अब देखो, सेब में एंथासिन मैंने बताया था, एंथोसाइनिन, ठीक है। गाजर कैरोटीन ये भी सही है, टमाटर लाइकोपिन ये भी सही है, हल्दी ज़ैंथोफिल चुकंदर विटानिन ये सब सही है। तो सभी के सभी क्या हैं, ये सही हैं, सभी सही सुमेलित हैं। ये इसका सही जवाब आपको देखने को मिल गया। ठीक है, आइए। हमीर क्या है? इष्ट। इष्ट एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, इष्ट एक प्रकार का फंगस होता है, कवक होता है, ये याद रखिएगा। और अगर बात करें कि एडिबल फंगस कौन सा होता है, खाने योग्य फंगस कौन सा होता है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, एगेरिकस। एगेरिकस का मतलब मशरूम, एगेरिकस का मतलब मशरूम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? मुझे कमेंट करके बता सकता है कोई, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। चलो, अगर आप न्यूक्लियस की स्टडी कहते हो तो कैरियोलॉजी कहते हो। ठीक है, विषाणु का वायरोलॉजी कहते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी कहते हो। तो अगर आप फंगस की स्टडी कह रहे हो तो उसको क्या कहते हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं आप? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो चलिए, प्लास्टिड में भी होता है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोफिल में भी देखने को मिलता है ये। चलो, पहला तो यही हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये भी होता है। तीसरा आप सभी को पता है किसके, भैया न्यूक्लियस में होता ही है। तो आंसर क्या हो गया, आपको देखने को मिला सर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमने बता रखा है, जब सबसे बड़ी पूछेगा तो लीवर है, और सेकंड नंबर पे पेनक्रियाज आता है। ठीक है, और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड भी है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड भी है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, लीवर। तो याद रखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये यकृत है। ठीक है, ये थे आपके आज के प्रश्न, आशा करता हूँ सभी समझ में आएंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल। बाय बाय, थैंक यू।